अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। आज हमने केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करना है। जो हमारे पास इंग्लिश में पढ़ते हैं इसको स्टिचोमेट्री पढ़ते हैं और उर्दू में पढ़ते हैं स्टायोशोमेट्री। तो ये थोड़ा सा फ़र्क होता है, आम अल्फाज में से सादा से अल्फाज में स्टिचोमेट्री ही पढ़ते हैं। चलें आज हम इस चैप्टर के अंदर अहम सवालात देखेंगे। जो हमारे पास शॉर्ट अहम क्वेश्चंस होंगे वो देखेंगे, जो लॉन्ग सवाल होंगे वो देखेंगे, समझाएंगे, उन्हें पढ़ेंगे, समझेंगे। और जो हमारे पास एक्सरसाइज में जो हमारी मश्क के अंदर शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे वो हमने ज़्यादा अच्छे तरीके से करने होते हैं, क्योंकि हमारा क्या होता है पेपर उन्हीं में से ज़्यादातर 70% शॉर्ट क्वेश्चन पीछे से होते हैं। चले हम पहला सवाल इसका देखते हैं। पहले सवाल में हमारे पास क्या कह रहे हैं, कह रहे कि स्टिचोमेट्री, हमारे पास क्या है स्टिचोमेट्री। स्टिचोमेट्री क्या होता है, कह रहे कि स्टिचोमेट्री से क्या मुराद है, इसकी अहमियत, डेफिनेशन अच्छे तरीके से याद करनी है आपने। कह रहे हैं कि स्टिचोमेट्री इल्म कीमिया की एक अहम ब्रांच है, केमिस्ट्री की एक अहम ब्रांच है जिसमें हम केमिकल इक्वेशंस की मदद से रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, जो दो चीज़ें केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेती हैं उन्हें रिएक्टेंट्स कहते हैं। और प्रोडक्ट क्या होता है, कह रहे हैं प्रोडक्ट की मिकदार का हिसाब। प्रोडक्ट क्या होता है, जो रिएक्टेंट्स के नतीजे में एक नई चीज़ बनती है उन्हें प्रोडक्ट कहते हैं। कह रहे हैं कि इसकी अहमियत क्या है, कह रहे हैं स्टिचोमेट्री को संतों में प्रोडक्ट की मतलूबा मिकदार हासिल करने के लिए, मतलूबा क्या होता है जो हमारा टारगेट होता है कि ये चीज़ हमें चाहिए, तो उस मकसद के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है और दरकार ख़ाम माल की मिकदार के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ख़ाम माल की मिकदार से क्या मुराद है कि जो ख़ाम माल क्या होता है वो माल या वो मटीरियल होता है जो हमें चीज़ें बनाने के लिए चाहिए होता है। तो इस तरह हमारे पास उसका वो हो गया कि उसकी अहमियत क्या है और उसकी डेफिनेशन होगी। तो ये आपने अच्छी तरह याद कर लेनी है। अगला हमारे पास सवाल है, बड़ा ही आसान है, इसमें आपने थोड़ा गौर करना है। इसमें हमारे पास 3 चीज़ें पूछी जा रही हैं। यार ये ना मोबाइल सही फिट नहीं हो रहा, हिलता जा रहा है। पहले हमारे पास है केमिकल फार्मूला क्या है, एलिमेंट्स और कंपाउंड के केमिकल फार्मूलों में फ़र्क क्या है। ये शॉर्ट 2 सवाल हैं, एक अलहदा आएगा और एक अलहदा आएगा। पहले ये पूछा जाएगा आपसे कि केमिकल फार्मूला क्या है, तो आपने डेफिनेशन याद करनी है। कह रहे हैं कि केमिकल फार्मूला किसी कंपाउंड या एलिमेंट, कंपाउंड क्या होता है जब 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स आपस में मिलते हैं तो एक कंपाउंड बनता है। और एलिमेंट्स क्या होता है, ये एटम की सादा तरीन शक्ल होती है। एलिमेंट की सादा अलामती नुमाइंदगी होती है जो इसमें मौजूद एटम्स और इनके तनासुब को ज़ाहिर करती है। मसलन पानी हमारे पास कह रहे हैं कि पानी का केमिकल फार्मूला क्या H2O है, जिसका मतलब है कि इसमें हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन का 1 एटम मौजूद है। तो ये आपके पास है केमिकल फार्मूला की डेफिनेशन। फिर उन्होंने पूछा कि एलिमेंट्स और कंपाउंड में के फार्मूले क्या होते हैं, इनमें आपस में क्या फ़र्क है, तो ये चीज़ हमने बतानी है। चलें यहाँ पर देखें। अब ये एलिमेंट के केमिकल फार्मूले, इस दुनिया में मौजूद एलिमेंट्स मुख्तलिफ़ शक्लों सूरत में पाए जाते हैं, मुख्तलिफ़ तरह के होते हैं। जैसे इंसान मुख्तलिफ़ शक्लों सूरत के, इसी तरह एलिमेंट्स भी हैं। कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनमें एटम्स मजमूई तौर पर एक दूसरे के साथ बंधे होते हैं। मजमूई तौर पर क्या, मुकम्मल तौर पर आपस में जुड़े होते हैं। इन एलिमेंट्स को सिर्फ इनके सिंबल से ज़ाहिर किया जाता है। मिसाल के तौर पर सोडियम Na, कैल्शियम Ca, कार्बन C, आयरन Fe वगैरह। तो ये आपके पास इस एलिमेंट्स के केमिकल फार्मूले होते हैं। फिर कंपाउंड के केमिकल फार्मूले क्या हैं, कह रहे एलिमेंट की तरह केमिकल कंपाउंड्स मुख्तलिफ अंदाज में पाए जाते हैं।
आम नमक यानी कि सोडियम क्लोराइड आयंस के मजमूए के तौर पर पाया जाता है। ये आयंस आपस में केमिकल बॉन्ड से जुड़कर इस तरतीब से आपस में जुड़े होते हैं कि ये क्रिस्टलेट्स बन जाते हैं। तो ये कंपाउंड के केमिकल फार्मूले की डेफिनेशन है। इस तरह हमारे पास हमने 3 शॉर्ट क्वेश्चन से 4 कर लिए जो बड़े ही अहम हैं। आगे हम देखते हैं अगला सवाल हमारे पास क्या है। बड़ा ही आसान है और बड़ा ही अहम है और मज़ेदार भी है, समझिएगा ज़रा। बस आपने यहाँ से क्या करना है, पहले इसकी डेफिनेशन याद करनी है। हमारे पास वो कह रहे हैं कि ये थोड़ा सा बड़ा नज़र आ के रिज़ल्ट ख़राब कर रहे हैं। कह रहे हैं कि एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है। आपने एम्पिरिकल फार्मूला की डेफिनेशन याद करनी है बस। कह रहे हैं कि किसी कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला इसमें मौजूद एटम के दरमियान सादा तरीन निस्बत को ज़ाहिर करता है। ये आपने सिर्फ इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन है जो याद रखनी है एम्पिरिकल फार्मूले की, और इसमें से कुछ नहीं पूछा जाएगा। फिर हमारे पास ये मशक के तौर पर देखें, हमारे पास कह रहे हैं कि ऐसे 2 कंपाउंड्स की मिसालें दें। ऐसे 2 कंपाउंड्स की क्या करनी है, हमने मिसालें देनी हैं जिनके एम्पिरिकल और मालिकुलर फार्मूला एक ही हों। जैसे कि पानी का मालिकुलर फार्मूला क्या है, H2O है, और एम्पिरिकल फार्मूला भी क्या है, H2O है। अमोनिया का भी मालिकुलर फार्मूला क्या है, NH3 है, और एम्पिरिकल फार्मूला भी क्या है, NH3 है। तो ये आपने MCQ शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे याद रखना है। अब हमारे पास है लॉन्ग सवाल, बड़ा ही अहम है और बड़ा ही आसान है। ज़रा तवज्जो से कीजिएगा और समझिएगा, परेशान नहीं होना कि ये लॉन्ग सवाल कहाँ से टपक पड़े, हम तो शॉर्ट कर रहे थे। तो ऐसा नहीं है, जहाँ पर हमारे पास लॉन्ग होंगे वहाँ शॉर्ट होंगे, वहाँ पर तो लॉन्ग तो होंगे ही। जैसे कि जहाँ पर बच्चे वालदैन होंगे वहाँ पर बच्चे भी तो होंगे ना। कह रहे हैं कि बाइनरी आयोनिक कंपाउंड के केमिकल फार्मूले लिखने के तरीके की वजाहत कीजिए। तो ये लॉन्ग सवाल अहम है। तो पहला हमारे पास पॉइंट क्या है, बाइनरी। बाइनरी का मतलब क्या होता है, 2। कह रहे बाइनरी आयोनिक कंपाउंड का फार्मूला लिखने के लिए सबसे पहले केटाइंस और एनाइंस। केटाइंस के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और एनाइन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। इन पर मौजूद चार्ज की तादाद मालूम करते हैं कि पॉजिटिव चार्ज कितना है और नेगेटिव चार्ज कितना है। फिर दूसरा पॉइंट, दोनों आयंस की अलामतें एक साथ लिखते हैं, यानी कि पॉजिटिव रेडिकल को बाएं तरफ और नेगेटिव रेडिकल्स को दाएं तरफ लिखते हैं। तीसरा, हर आयन पर मौजूद चार्ज वैलेंसी लिखते हैं, यानी कि उसकी वैलेंसी कितनी होती है वो लिखते हैं। कह रहे हैं कि वैलेंसीज को हर आयन के नीचे दाएं तरफ क्रॉस करें। अगर क्रॉस एक्सचेंज का तरीका जो हमने पढ़ा, अगर वैलेंसीज बराबर हैं तो क्रॉस नहीं होंगी क्योंकि वो कट आउट हो जाएंगी। जैसे कि मिसाल के तौर पर लिथियम ऑक्साइड का फार्मूला इस तरह लिखते हैं, लिथियम केटाइन का सिंबल और इस पर मौजूद सिंगल चार्ज इस तरह लिखा जाएगा, लिथियम आयन का सिंबल और इस पर चार्ज इस तरह लिखा जाएगा H2O। कह रहे हैं कि क्रिस क्रॉस, ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्रिस क्रॉस क्या है, क्रिस क्रॉस का फार्मूला क्या है। बड़ी ही अहम डेफिनेशन है क्रिस क्रॉस। कह रहे क्रिस क्रॉस का फार्मूला लगाकर इस कंपाउंड का केमिकल फार्मूला लिखते हैं। ये फार्मूला क्या, अब इस फार्मूले के मुताबिक हर आयन के ऊपर मौजूद चार्ज को दूसरे आयन के नीचे दाएं तरफ लिखा जाता है और फिर चार्ज का साइन ख़त्म कर देते हैं। अब मिसाल के ऊपर आपने ख़ास तवज्जो देनी है क्योंकि मिसाल हमारी बड़ी ही अहम है। ये देखें, लिथियम की उन्होंने मिसाल ली। लिथियम के ऊपर क्या है, केटाइन नेगेटिव और एनाइन पॉजिटिव। लिथियम Li का है पॉजिटिव -1 और ऑक्सीजन का क्या है पॉजिटिव। तो इसको इसके साथ और इसको इसके साथ कर दिया, इसे क्रिस क्रॉस कहते हैं। जैसे कि हमारे पास Al2 और O3 हैं, Al3 को केटाइन है इसके साथ और इसको इसके साथ एक्सचेंज कर देते हैं। एनाइन जैसे कि मैग्नीशियम 3 और N2 है, इसकी जो इसके ऊपर आती है और जो 2 है वो इसके ऊपर आता है। ये आपके पास एक छोटा सा लॉन्ग सवाल कंप्लीट हुआ है, तो छोटा सा लेकिन है बड़ा ही अहम। अगला सवाल है हमारे पास, ये उससे भी ज़्यादा अहम है, ये भी लॉन्ग सवाल है हमारे पास। ये भी हमारे पास क्या है, लॉन्ग सवाल है।
जो आपने अच्छे तरीके से करना है। ये लें, कह रहे हैं कि मिसाल की मदद से किसी कंपाउंड का केमिकल फार्मूला कैलकुलेट करने का तरीका। अब हम इसको कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, यानी कि इसको हम मैथमेटिकली फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। कह रहे किसी कंपाउंड का केमिकल फार्मूला मालूम किया जाता है अगर हमें इसके एम्पिरिकल फार्मूले का इल्म हो। अगर हमें एम्पिरिकल फार्मूला होगा तो फिर हम कुछ कर पाएंगे। किसी मरकब का एम्पिरिकल फार्मूला मालूम करने के लिए ज़रूरी है कि इस कंपाउंड में मौजूद एटम के दरमियान सादा तरीन निस्बत का पता हो, यानी कि वो पता हो कि वो किन किन एलिमेंट से मिलकर बने और कितनी कितनी मिकदार उसकी इस्तेमाल हुई है। इस सादा तरीन निस्बत को मालूम करने के लिए हमें कंपाउंड की मास परसेंटेज कंपोजिशन का इल्म आना चाहिए। इस तरह एम्पिरिकल फार्मूला करने के बाद फिर हम मॉलिक्यूलर फार्मूला मालूम करने के लिए दर्ज झैल मसावात इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर एम्पिरिकल फार्मूला ज़रब n बराबर होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला। हमने n फाइंड करना है। एम्पिरिकल फार्मूला इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जा क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, जिसे मोलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फार्मूला कहते हैं। इसमें हमारे पास मिसाल के तौर पर, अब हमने इसकी मिसाल के ऊपर गौर करना है। कह रहे हैं कि हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का एम्पिरिकल फार्मूला OH है। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला 34 है। हमें पता होगा तो ये 34 का, तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा। तो हमारे पास ये दोनों चीज़ें हमें मालूम याद करनी पड़ेंगी टेबल्स में। 34 डिवाइडेड बाय 17 डिवाइड कर देंगे तो 2 आ जाएगा। मॉलिक्यूल फार्मूला H2O2 इज इक्वल टू HO2, यानी कि दो मॉलिक्यूल्स हैं, हमने दो कॉमन लेके उन दोनों के साथ इकट्ठा कर दिया। कह रहे हैं कि अगर किसी मरकब के लिए n की कीमत 1 हो तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला 1 ही होगा। इस तरह हमारे पास ये लॉन्ग सवाल कंप्लीट हुआ। ज़रा इसको ध्यान से देख लें, स्क्रीनशॉट ले लें और या साथ साथ लिखते जाया करें ना, समझने के बाद नोट्स बना लें। बड़े काम की चीज़ आपको बता रहा हूँ तो ये बड़ा अच्छा होगा आपके लिए। तो आगे हम अब आगे चलते हैं। आगे देखें, ये बड़ा ही अहम शॉर्ट क्वेश्चन है, मशक उन्होंने बनाया खुद से, चैप्टर के अंदर से जो अभी हमने टॉपिक पढ़ा है उसका सवाल बना हुआ है। कह रहे हैं कि ऐसे 3 कंपाउंड्स के नाम लिखें जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूलाज इनके एम्पिरिकल फार्मूला से मुख्तलिफ हों। पीछे हम पढ़ के आए थे एक जैसे हों, अब मुख्तलिफ। एसिडिक एसिड मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, CH3COOH। एम्पिरिकल फार्मूला क्या, CH2O2। ग्लूकोज का फार्मूला याद रखिएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या, C6 हाइड्रोजन 6 और हाइड्रोजन 12 और ऑक्सीजन है 6। एम्पिरिकल फार्मूला क्या, CH2O। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या, H2O2। एम्पिरिकल फार्मूला क्या, OH है। तो ये बड़ा ही अहम शॉर्ट क्वेश्चन है जो आपने अच्छी तरह तैयार करना है। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास कह रहे हैं कि स्ट्रक्चर फार्मूला शॉर्ट के तौर पे आपसे पूछा जा सकता है। कह रहे हैं कि स्ट्रक्चर फार्मूला से मॉलिक्यूलर फार्मूला करने का तरीका क्या है। कि अगर हमें स्ट्रक्चर फार्मूला दिया जाए, अगला सवाल हमारे पास है, स्ट्रक्चर फार्मूले से मॉलिक्यूलर फार्मूला करने का तरीका क्या है। बड़ा ही अहम, शॉर्ट भी है लॉन्ग भी है, शॉर्ट के तौर पे ज़्यादा अहम है। कह रहे हैं कि स्ट्रक्चर फार्मूला से मॉलिक्यूलर फार्मूला करना, कह रहे हैं कि स्ट्रक्चर फार्मूले से मॉलिक्यूलर फार्मूला करने के लिए दर्ज झैल तरीके होने चाहिए। कौन कौन सा, कंपाउंड का स्ट्रक्चर फार्मूला लिखे, पहले जो कंपाउंड है उसका स्ट्रक्चर बना लें, फिर स्ट्रक्चर फार्मूले में मौजूद हर किस्म में एटम की तादाद मालूम कर लें कि हर एटम कितनी कितनी तरह है। तमाम एटम के सिंबल लिखें, जैसे कि ये सल्फ़र था तो S लिख दिया, ऑक्सीजन था O लिख दिया, हाइड्रोजन था तो H लिख दिया। हर किस्म के एटम की तादाद को इनके सिंबल्स के नीचे दाएं तरफ लिखें। सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूलर फार्मूला, इसका स्ट्रक्चर फार्मूला ये है। अब देखें, मिसाल के तौर पर इसमें हाइड्रोजन के कितने हैं, 2 लिख दिए। सल्फ़र का कितना, 1 है, वो 1 ही आ गया। ऑक्सीजन कितने हैं, 4 हैं, तो वो आ गए। इसका फार्मूला ये होगा H2SO4, यानी कि हाइड्रोजन 2 हैं, ऑक्सीजन और S 1 है और ऑक्सीजन 4 है। एसिडिक एसिड का मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखें और इसका स्ट्रक्चर। तो ये बड़ा ही अहम शॉर्ट क्वेश्चन है भाई।
कह रहे हैं एसिडिक एसिड का मालिकुलर फार्मूला लिखें, ये आपने मालिकुलर और इसका स्ट्रक्चर फार्मूला। तो CH3O डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो अब हमारे पास यहाँ से देखें कार्बन कितने हैं हमारे पास, 1 और 2, तो ये हमने 2 कार्बन लिख दिए। हाइड्रोजन कितने, 3 ये हैं और 1 ये है, 4। फिर ऑक्सीजन कितने हैं, 2 हैं, तो ये इसका फार्मूला ये होगा C2 हाइड्रोजन 4 और ऑक्सीजन 2। तो इस तरह हमारे पास एसिडिक एसिड का मालिकुलर फार्मूला भी हो गया। फार्मूला लिखने के तरीके भी हमारे हो गए और छोटा मोटा एक और शॉर्ट क्वेश्चन भी हो गया। आगे हमारे पास है लॉन्ग सवाल। एवोगैड्रोस नंबर को क्या करना, हमने वजाहत में लिखना है। एवोगैड्रोस नंबर जो है ना हमारे, वो इसको मिसाल की तरह बुक के ऊपर बड़ा ही लेंथी लिखा हुआ है, वहाँ से समझ भी नहीं इतनी आती, तो यहाँ से आप थोड़ा सा ध्यान से समझ लें ताकि आपको याद करने में क्या हो, आसानी हो। चलें देखते हैं। कह रहे हैं एवोगैड्रो नंबर से क्या मुराद है, मिसालों की मदद से वजाहत कीजिए। तो तवज्जो से करना है, ध्यान से करना है, कोई चीज़ मुश्किल नहीं है। कह रहे हैं कि एवोगैड्रोस नंबर किसी मादे के मोल में मौजूद पार्टिकल्स की तादाद को क्या करता है, जाहिर करता है। इसकी कीमत क्या होती है, 6.022 ज़रब 10 की पावर 23 है। इसे Na से जाहिर किया जाता है। मिसाल के तौर पर कार्बन एटम का एक मोल 12 ग्राम होता है और इसके अंदर ये सारे पानी के मालिक्यूल्स का एक मोल, वो भी हो गया। सोडियम आयन का, तो ये आपने MCQ के तौर पे ये बातें याद रखनी है। वजाहत में आ जाते हैं। अब थोड़ी देर की वजाहत करते हैं और इसको ख़त्म करेंगे, बाद थोड़ा सा करना है आपने। कह रहे हैं कि दर्ज झैल एक ऐसे तामुल से शुरू किया जाता है जिसमें 2 कार्बन एटम ऑक्सीजन के एक मालिक्यूल के साथ रिएक्ट करके कार्बन मोनोऑक्साइड के 2 मालिक्यूल बनाते हैं। जैसे कि हमारे पास कार्बन के 2 हैं और ऑक्सीजन भी 2 है, क्योंकि ऑक्सीजन का फार्मूला ये O2 होता है। तो ये मिले 2 ये और 2 ही ये, तो ये 2 कॉमन ले लिया तो कार्बन मोनोऑक्साइड बन गई ये एक। चूँकि ये मुमकिन नहीं है कि इनफरादी तौर पर एटम या मालिक्यूल्स के मासेस से हिसाब कर सकें, क्योंकि ये मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि इनके मासेस बहुत कम होते हैं। लिहाजा इस मुश्किल को हल करने के लिए हम एक रिएक्ट करने वाले ज़रात की तादाद में इजाफा करते हैं। जैसे कि हमारे पास ये हैं 2 कार्बन के एटम्स, कार्बन के 100 होते हैं, मालिक्यूल्स ऑक्सीजन के भी 100 हैं, तो इनको 100 को 2 को 100 से ज़रब दे देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फिर उसके अंदर ऐड करते जाते हैं। जैसे कि कार्बन के 2 थे ना, तो 2 को 100 से ज़रब दिया तो हमारे पास 10,000 आ गया। इसी तरह फिर ये हमारे पास ऑक्सीजन के 2 थे तो 100 को 2 से ज़रब दी तो वो आ गया। तो इस तरह यानी रिएक्ट करने वाले एटम्स या मालिक्यूल की तादाद बढ़ाने से इनके रिएक्ट करने की निस्बत में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। रिएक्ट करने वाले ज़रात की तादाद में इजाफा करने से भी हमारा मकसद हासिल नहीं हुआ, क्योंकि ये तादाद अब भी बहुत कम है। रिएक्ट करने वाले ज़रात की तादाद इस हद तक बढ़ाने की ज़रूरत है जिनसे हमारे लिए इनके मासेस का हिसाब करना आसान हो। जैसे कि 2 है, 2C+ हो ये हमारे पास। तो अब हमने यहाँ पर क्या लगाना है, एवोगैड्रोस नंबर लगाए तो वो इनकी मालिक्यूल्स की, अब कह रहे हैं 6.022 ज़रब 10 की पावर 23 एक बहुत ही बड़ा नंबर है। इसका इंतखाब हम इसलिए किया है क्योंकि एटॉमिक मास यूनिट के अंदर ये किसके बराबर होता है, ये भी सिर्फ 1 ग्राम के बराबर ही होता है। तो यहाँ तक आपने इसका लॉन्ग सवाल कर लेना है, ज़्यादा करने के बजाय थोड़ा कर लें, अच्छा कर लें, ताकि आपको याद करने में भी आसानी हो और 2-4 नंबर लेने में भी आसानी हो जाए आपको। तो इस तरह हम क्या करते हैं, ये पूरा लेक्चर जो है ना पूरा आपने लास्ट तक देखना है, फिर हम इसका क्या करते हैं, अब अगला सवाल करते हैं। और ध्यान से ये ना हो कि आप कट कर करके तो कहें ये सवाल आ गया तो पीछे हम कर लें ना। मेरी जो बातें हैं वो आपके सुनने के लिए बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि बातों में कुछ मैंने ऐसी बातें बता जानी है कि आपने चैप्टर को याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप पढ़ेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। जैसे कि हमारे पास कह रहे हैं मोल और मोलर मास की तारीफ लिखें।
आपने मोलर मास की तारीफ पहले मोल की करनी है। कह रहे कि मोल क्या होता है, किसी एलिमेंट या कंपाउंड की वो मिकदार है जिसमें Na ज़रात हो। Na क्या है हमारे पास, एवोगैड्रोस नंबर, इसको मोल कहते हैं। मोल एक दर्जन या एक ग्रॉस की तरह का नंबर है। जिस तरह हम कहते हैं कि एक दर्जन माल्टों में 12 माल्टे होते हैं, इसी तरह किसी शय के एक मोल में 6.022 ज़रब 10 की पावर 23 पार्टिकल्स होते हैं। तो ये आपके पास मोल की है। मिसाल देख लें आप, कह रहे हैं कि एक मोल कार्बन में 6.022 ज़रब 10 की पावर 23 एटम होते हैं। इसका मास कितना होता है, 12 ग्राम है। ये हमारे पास हुई मोल की डेफिनेशन। अब हमने करनी है मोलर मास की डेफिनेशन। कह रहे हैं कि किसी शय के एक मोल का मास इसका मोलर मास कहलाता है। इस तरह हाइड्रोजन एटम का मोलर मास इसके एक मोल का मास यानी 1.008 ग्राम होगा और हाइड्रोजन मालिक्यूल का मोलर मास 2.016 ग्राम होगा। तो ये आप लोगों ने दोनों डेफिनेशन और इनकी मिसाल याद रखनी है। फिर हमारे पास है केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन से क्या मुराद है या केमिकल इक्वेशन क्या होती है, वो हमने करनी है। केमिकल इक्वेशन से क्या मुराद है, मिसाल से वादा करें। कह रहे केमिकल इक्वेशन केमिकल रिएक्शन को अलामत और फार्मूले की मदद से ज़ाहिर करने का एक तरीका है। ये रिएक्शन में हिस्सा लेने वाले रिएक्टेंट्स और बनने वाले प्रोडक्ट को ज़ाहिर करती है। मिसाल के तौर पर C+ ऑक्सीजन तो क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। मकसद को छोड़ें। फिर आपने याद रखना रिएक्टेंट्स क्या होते हैं और प्रोडक्ट, ये मैं पीछे भी आपको बता चुका हूँ। वो मादे जो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं ये मसावात की बाएं जानिब लिखे जाते हैं, रिएक्टेंट्स कहलाते हैं। प्रोडक्ट वो मादे जो रिएक्शन के नतीजे में बनते हैं, ये मसावात की दाएं जानिब लिखे जाते हैं। मिसाल के तौर पर ये देखिए, कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिला तो कार्बन डाइऑक्साइड बना। C+ ऑक्सीजन ये रिएक्टेंट्स हैं, ये बाएं तरफ हैं, और ये और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्ट है, ये उसके क्या है, दाएं तरफ हैं। तो आपने यहाँ तक इसकी एग्जांपल कर लेनी है। तो इस तरह हमारे पास अब सेम शॉर्ट क्वेश्चन भी हो गया। अगला सवाल हमारे पास है लॉन्ग सवाल। कह रहे कि केमिकल इक्वेशन लिखते वक्त किन बातों का या किन निकात का ख्याल रखना ज़रूरी है, तो हम देखते हैं। कह रहे हैं कि केमिकल इक्वेशन लिखते वक्त ज़रूरियाती निकात, कह रहे हैं कि केमिकल इक्वेशन को लिखते हुए इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि ये कानून बकाया मादा के मुताबिक हो। अब कानून बकाया मादा क्या होता है, ना तो एनर्जी को बनाया जा सकता है और ना एनर्जी को तोड़ा जा सकता है, बल्कि एक शक्ल से दूसरी शक्ल में क्या हो जाती है, एनर्जी तब्दील हो जाती है। इसमें ना तो कोई एटम नया बनने और ना ही कोई एटम फना हो। केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेने वाले एटम की तादाद दोनों तरफ लाजमी तौर पर बराबर होनी चाहिए, यानी कि केमिकल इक्वेशन मतवाजन होनी चाहिए। तमाम रिएक्ट करने वाले और बनने वाले एलिमेंट्स या कंपाउंड को सही फार्मूला से जाहिर करना चाहिए। केमिकल इक्वेशन को रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट्स और इन दोनों के दरमियान मोल निस्बत का ठीक तयन करना चाहिए। केमिकल इक्वेशन में केमिकल रिएक्शन की सिमत का तयन लाजमी तौर पर होना चाहिए। आम तौर पर केमिकल इक्वेशन में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट की फ़िज़िकल हालत के मुतालिक भी बताया जाता है। मसलन ठोस के लिए S होता है, माया के लिए I होता है और गैस के लिए G होता है, और एक्वस के लिए AQ के सिंबल इस्तेमाल करते हैं। तो ये थे आपके ज़रूरी निकात। यहाँ तक आपने कर लेना है इसको याद, यानी कि ये हमारे यहाँ ज़रूरी निकात, यहाँ तक इसको रखना है याद। और फिर ये इक्वेशन देख लेनी है। कह रहे हैं कि जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड जिंक सल्फेट बना और हाइड्रोजन बना। ये 7 एग्जाम्पल करनी है। रिवर्सिबल रिएक्शन, कह रहे हैं कि रिवर्सिबल रिएक्शन से क्या मुराद है, तो आपने इसकी डेफिनेशन बतानी है। कह रहे हैं कि रिवर्सिबल रिएक्शन ऐसे कीमियाई रिएक्शन जो दोनों सिमतों में हो सकते हैं, यानी कि रिएक्टेंट मिलकर प्रोडक्ट बनाते हैं और प्रोडक्ट मिलकर रिएक्टेंट बनाते हैं, यानी कि जो रिएक्टेंट बने थे वो प्रोडक्ट बन जाते हैं, जो प्रोडक्ट थे वो दोबारा रिएक्टेंट्स में आ जाते हैं। ज़्यादातर रिवर्सिबल रिएक्शन को जाहिर करने के लिए दूहरे तीर से जाहिर किया जाता है या दोहरे तीर के निशान लगाए जाते हैं।
ये इसकी खसूसियात हैं, ये भी आपने ध्यान में रखनी है। ये रिएक्शन की इक्विलिब्रियम हालत में पहुंच जाता है जहां दोनों सिंतों में रिएक्शन की मकदार बराबर होती है। इक्विलिब्रियम की हालत में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट दोनों मौजूद होते हैं, लेकिन इनकी मकदार वक्त के साथ तब्दील नहीं होती। रिवर्सिबल रिएक्शन में बैरूनी हालात यानी कि दर्जा हरारत और प्रेशर तब्दील करके इक्विलिब्रियम की सिमत को तब्दील किया जा सकता है। तो आपने एक एग्जांपल याद रख लेनी, N2 प्लस 3H2, तो ये हमारे पास बना, यहाँ से ये दोबारा बन सकते हैं। ये आपकी एक इक्वेशन और एग्जांपल है जो आपने याद रखनी है। तो इस तरह हमारे पास ये चैप्टर जो था वो हो गया ख़त्म। अब हम एक बार जो अहम शॉर्ट क्वेश्चन रह रू गए हैं वो हम एक बार देख लेते हैं। लॉ ऑफ मास कन्वर्जेशन क्या होता है? अगर केमिकल रिएक्शन के दौरान मादा ना तो पैदा किया जा सकता और ना ही तबाह किया जा सकता है। याद रखिएगा, लॉ ऑफ मास कन्वर्जेशन ऑफ मास की तारीफ। ठीक हो गया। और बाकी हमने शॉर्ट क्वेश्चन तकरीबन किसी हद तक सारे पीछे कर लिए हैं। यहाँ पर हमारे पास एक्सरसाइज आ रही है, उसको देखते हैं। ये हमारे पास एक्सरसाइज के क्या आ गए, MCQs आ गए हैं, उनको हमने देखना है। ठीक है, कह रहे हैं कि 1 ग्राम पानी में कितने एटम्स होते हैं? तो हमारे पास है 1002 × 10 की पावर 23 एटम्स होते हैं। फिर कह रहे कैल्शियम फास्फाइड का दुरुस्त फार्मूला क्या है? तो वो हमारे पास CA2P3 है। फिर 1 ग्राम में कितने एटॉमिक मास यूनिट कहलाते हैं? यानी कि ऑप्शन यानी कि तीसरा हमारे पास है, तो इसका हमारे पास क्या है, वही एवोगाड्रोस नंबर 6.022 × 10 की पावर 23। 2-हेक्सेन का स्ट्रक्चर फार्मूला हमारे पास ये दिया गया है, इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा? तो ये हम पीछे मालूम करना सीख चुके हैं कि उनकी तादाद बतानी है। इसमें हाइड्रोजन कितने, कार्बन कितनी, 1 2 3 4 और 2 बाहर, 4 यानी कि 2 ये 1 2 3 और 2 ये 5 और 1 6 हो गए। कार्बन तो हमारे पास आपने देखने यहाँ पर कार्बन ये देखे 6, हाइड्रोजन देखे 12 हैं कि नहीं, 3 4 5 और 2 ये 7 और 3 2 और 4 10 और ये पूरे 12। कह रहे कि 25, ये देखें ना, दोबारा देख लें, जल्दी में हो गए। कार्बन के हमारे पास 6 हैं, हाइड्रोजन के कितने हैं 12, कैसे 3 4 5 2 अंदर 2 बाहर 9 और 3 12। 25 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड में कितने मोल्स होंगे? हमारे पास है 5 जो है वो कह रहे हैं कि 25 ग्राम जो हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड में कितने मोल्स होंगे? तो 0.255 मोल्स होते हैं। फिर हमारे पास न्यूमेरिक MCQ नंबर अगला हमारे पास है 6वां। कह रहे हैं कि एक नेकलेस में 6 ग्राम हीरे जड़े हैं, इनमें कार्बन एटम की तादाद क्या होगी? तो कार्बन एटम क्या होंगे 3.01 × 10 की पावर 23। हमारे पास कह रहे हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड के 204 ग्राम में एल्यूमिनियम का मास कितना होगा? तो हमारे पास वो भी क्या होगा 108 ग्राम होगा। फिर दर झैल मरकबात में से किस में नाइट्रोजन के मास की फीसद मकदार ज़्यादा है? तो वो N2H4 है। जब दर झैल एशिया का 1 मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो किस शय के साथ कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा रिएक्शन करेगी या बनेगी? तो हमारे पास क्या होगा, इथेन होगा। 95% कैल्शियम कार्बोनेट का कितना मास 0.5 मोलर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के 50 सेंटीमीटर क्यूब को न्यूट्रलाइज करने के लिए दरकार होता है? तो 1.32 ग्राम। तो MCQ याद करने का बेस्ट मेथड यही है कि आप करेक्ट आंसर को ही देखें, दूसरे आंसर्स को ना देखें, क्योंकि जब आप करेक्ट कोई देखेंगे तो आपके जहन में सिर्फ वही घूमेगा, कोई और नहीं होगा। अब हम इसकी एक्सरसाइज में जो शॉर्ट क्वेश्चन दिए गए हैं उनको देख लेते हैं, वो कौन से हैं।
तो हमारे पास पहला इसका एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन है, बेरियम नाइट्राइड का कीमियाई फार्मूला क्या है, तो वो याद रखना B3 और N2 है, B3 और N2। आगे हमारे पास बड़ा ये अहम शॉर्ट क्वेश्चन है, ये अक्सर टेस्ट में आएगा भी और पेपर में भी आता है। एक ऐसे मरकब का मालिकुलर फार्मूला मालूम करें जिसका एम्पिरिकल फार्मूला CH2O है और इसका मालिकुलर फार्मूला भी हमें दिया गया है। तो आप क्या कर लें, हमारे पास कह रहे हैं कि CH2O एम्पिरिकल फार्मूला है, CH2O का एम्पिरिकल फार्मूला मास यानी कि हमारे पास 12 ज़रब कार्बन का कितना होता है 12, और कार्बन के कितने एलिमेंट्स हैं हमारे पास 1, तो वो आ गया 12 से ज़रब देंगे। हाइड्रोजन का कितना होता है 1 होता है और उसके मालिक्यूल्स कितने 2 से ज़रब दे देंगे। ऑक्सीजन का हमारे पास एटॉमिक मास कितना होता है 12 होता है और 16 होता है और इसके एटम्स कितने 1 से ज़रब दे देंगे। तो हमारे पास इसका ये आ गया कंपाउंड मालिकुलर फार्मूला हमें दिया गया वो 180 है। 180 को ऊपर रखे और 30 को नीचे रख के डिवाइड कर दें तो आपके पास n की तादाद आ गई। अब हमारे पास इसका हमने फार्मूला बनाना था, एम्पिरिकल करें मालिकुलर फार्मूला बराबर होता है n ज़रब एम्पिरिकल फार्मूले के। ये हमने n तो निकाल लिया, CH2O ये हमें दिया गया वो यहाँ पर पुट किया, तो 6 को इनके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। कार्बन के 6 हो गया, 6 को 2 से ज़रब दी 12 हो गया, ऑक्सीजन का 1 था उसका क्या हो गया 6 हो गया। तो बड़ा ही अहम शॉर्ट क्वेश्चन है, ध्यान से कीजिएगा, समझ के कीजिएगा, ईजी है, रट्टा ना लगाइएगा, बड़ा आसान है। फिर हमारे पास कह रहे 1.5 ग्राम पानी में कितने मालिक्यूल्स होंगे, तो वही चीज़ आ गई। हाइड्रोजन का 1 होता है, कितने मालिक्यूल्स हैं 2 हैं, तो 2 से ज़रब कर दो। ऑक्सीजन आ गया, ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16 होता है और एक इसके एटम्स कितने 1, उसको ज़रब दे दो तो हमारे पास 18 आ गया। वही फार्मूला जो ऊपर हमने किया, उन्होंने हमें एवोगाड्रोस नंबर हमें याद होना चाहिए 1.5 है ये जो हमें दिया गया ये वाला उसका, और 18 पे उसको डिवाइड कर देना, हमारे पास 0.03833 मोल्स आ गए। मालिक्यूल्स की तादाद फाइंड करनी, मालिक्यूल्स की तादाद मालूम करने का फार्मूला मालिक्यूल्स की तादाद ज़रब एवोगाड्रोस नंबर, तादाद हमने ये निकाली एवोगाड्रोस नंबर, ये इनको इससे मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये इसका आंसर आ गया। ये भी बड़ा ही अहम शॉर्ट क्वेश्चन है, इन दोनों में से एक शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी आएगा टेस्ट में भी, पेपर में भी, जहाँ भी आप पढ़ेंगे। कह रहे हैं कि अगला सवाल है हमारे पास मोल्स और एवोगाड्रोस नंबर में क्या फ़र्क है, तो ये हम पीछे कर चुके हैं, मोल भी कर चुके हैं, एवोगाड्रोस नंबर की डेफिनेशन भी कर चुके हैं। तो क्या कह रहे हैं कि मोल क्या होता है हमारे पास, कह रहे हैं कि जब किसी शय के एटॉमिक मास, मालिकुलर मास और फार्मूला मास को ग्राम में ज़ाहिर किया जाए तो इसको क्या कहते हैं, मोल कहते हैं। एवोगाड्रोस नंबर से मुराद पार्टिकल्स की तादाद है जिससे किसी शय के एक मोल में मौजूद होती है, वो 6.022 ज़रब 10⁻23 होती है। दर्ज झैल रिएक्शन की केमिकल इक्वेशन लिखें। ये हमें एक रिएक्शन दिया गया, इनको हमें फार्मूले याद होने चाहिए। ये पानी है, ये देखें यहाँ से कॉपर प्लस सल्फर, कॉपर का फार्मूला क्या होता है Cu, सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है H2SO4 याद रखना है। कॉपर सल्फेट का भी फार्मूला आपने याद रखना है CuSO4 है, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 है और पानी H2O है। तो ये बड़ा ही अहम शॉर्ट क्वेश्चन है, ये भी आपका टेस्ट में आएगा। इस तरह हमारे पास ये चैप्टर नंबर 4 क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। उम्मीद है कि आपको इस चैप्टर की समझ आ गई होगी। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखा करें, ना वीडियो को डाउनलोड करके देखें, ऑनलाइन वीडियो को देखें और सारी बातें, ये आधे घंटे की वीडियो आधे घंटे में पूरा चैप्टर आपको करवा दिया। बुक से करेंगे तो बड़ा ही मुश्किल होता है, ये आधे घंटे में मैंने आपको पूरा चैप्टर करवा दिया, तो आधा घंटा आपको सुनना पड़ेगा। जहाँ पर आपने स्किप कर दिया तो समझे आपने बहुत कुछ खो दिया। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा ताकि जिन बच्चों को केमिस्ट्री मुश्किल लगती है वो बेचारे फेल होने की बजाय अच्छे नंबर तो थोड़ा सा पढ़ के ले सकते हैं। इंशाल्लाह 100% जो चीज़ें मैंने करवाई हैं इन्हीं में से टेस्ट बनेगा, पेपर बनेगा। जहाँ भी आप टेस्ट देंगे, एकेडमी में, स्कूल में, बोर्ड में, तो सारे सवाल इन्हीं में से होंगे, इससे हट के कोई चीज़ नहीं होगी। अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।